इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लूफी मजे से मीट खा रहा होता है और तभी बूढ़ा जाइंट जारुल उसे समझाता है कि बहुत कम ह्यूमंस एल्बाफ के ऊपरी हिस्से यानी कि सन वर्ल्ड तक पहुंच पाए हैं। ज़्यादातर लोग नीचे के हिस्से अंडरवर्ल्ड को ही पूरा एल्बाफ समझ लेते हैं और वहां के खूंखार जानवरों से डरकर भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरा स्ट्रॉ हेड क्रू जायंट्स के साथ पार्टी कर रहा होता है। जायंट्स पहली बार जिम्बे जैसे फिशमैन और ब्रुक जैसे कंकाली जीवों को देखकर बहुत हैरान और खुश होते हैं। यूसुफ जायंट्स को अपनी पुरानी कहानियों के डेंगे हाँक रहा होता है, जैसे कि उसने ओरस को कैसे हराया था। उस सब की बातों को सुनने के बाद जायंट्स उसे बताते हैं कि ओरस उनकी जाति का सबसे हाई लेवल का और खूंखार योद्धा है। तभी वहां पर रोड्स आ जाता है जो एल्बाफ आर्क की शुरुआत में सनगॉड बनने का नाटक कर रहा होता है। वो वहां पर आ जाता है और नामी से माफ़ी मांगने लगता है। तभी जोरो एकदम सीरियस अंदाज में रोड से कहता है, ऊसब ने मुझसे तुम पर हमला करने के लिए मना किया था, नहीं तो तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग होकर वहीं ज़मीन पर घूम रहा होता। जोरो को इतना सीरियस देखकर रोड्स बहुत डर जाता है। रोड्स के उस पार्टी में आने के बाद जैसे ही वहाँ पर सन गॉड के नाम का जिक्र होता है वैसे ही जायंट्स आपस में ही भिड़ जाते हैं, क्योंकि सबका सन गॉड को लेकर अलग अलग मानना होता है। कुछ जायंट्स उसे गॉड ऑफ लिबरेशन मानते हैं तो कुछ जायंट्स उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो बचे हुए लोग उसे हंसने वाले देवता के रूप में मानते हैं। इसके बाद जारुल एल्बाफ के प्राचीन ग्रंथ हार्ले के बारे में बताते हुए कहता है कि हार्ले एल्बाफ का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और अभी तक इसे किसी ने भी पूरी तरह से ट्रांसलेट नहीं कर पाया है। इस ग्रंथ के मुताबिक यह दुनिया पहले भी 2 बार तबाह हो चुकी है। अभी ये बातचीत चली रही होती है कि तभी हमें नीका का एक प्राचीन तस्वीर दिखाया जाता है जो लूफी के गियर 5 की तरह दिख रहा होता है, पर उसके हाथ में एक तलवार और ढाल भी होती है और वो जोर जोर से हंस रहा होता है। जारुल कहता है कि नीका कोई भी हो, चाहे वो दुनिया को बचाने वाला हीरो हो या फिर तबाही लाने वाला विलन, एक बात तो तय है कि वह तभी आता है जब दुनिया में बड़ा बदलाव होने वाला होता है। इसी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट नीका के नाम से डरती है। जारुल की बातों को सुनने के बाद लूफी कहता है, बॉनी भी इसी नीका के बारे में बता रही होती है, पर मेरा इस नीका से कोई भी लेना देना नहीं है। लूफी की बातों को सुनने के बाद जारुल आगे एल्बाफ के इतिहास के बारे में बताते हुए कहता है कि किंग हेराल्ड और लोकी दोनों ही नीका बनने की कोशिश कर रहे थे। जारुल के मुंह से लोकी के बारे में सुनने के बाद लूफी जारुल से पूछता है, क्या लोकी एक अच्छा इंसान है? लूफी की बातों को सुनने के बाद उस पार्टी में पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। उन जायंट्स को देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वो सदमे में हैं। तभी वो सारे जायंट्स एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं कि लोकी बचपन से ही एकदम बदमाश लड़का था। जब लोकी सिर्फ 10 साल का था तब उसने अंडरवर्ल्ड को अपना खिलौना बना लिया था। वह वहाँ के खूंखार जानवरों को अपने वश में करता और उन्हें गांव वालों पर छोड़ देता था। उसकी सबसे बड़ी हैवानियत ये थी कि उसने अपने पिता किंग हेराल्ड की हत्या कर दी थी ताकि वो उनका डेविल फ्रूट छीन सके, और मैं भी लोकी को रोकने के चक्कर में घायल हो गया था। यह तो अच्छा है कि मेरे हेलमेट ने मुझे बचा लिया। जारुल की बातों को सुनने के बाद लोकी जारुल पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें अपने आँखों का इलाज करवाना चाहिए। ठीक से देखो उस तलवार को, तुम्हारे हेलमेट में नहीं बल्कि सर में घुसा हुआ है। नहीं, ये तलवार इसके सर में घुसने के बाद भी ये कैसे बच गया? इसके बाद लूफी वहाँ से छुप के निकल ही रहा होता है कि तभी उसे जोरो पकड़ लेता है। तो जोरो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लूफी उसे बताता है कि वो लोकी के हथकड़ियों की चाबी ढूंढने जा रहा है। पर आप सब लोगों को तो पता ही है कि बिना नामी के लूफी और जोरो अगर एक माचिस की तीली भी ढूंढ ले तो बहुत बड़ी बात है। तभी नामी एक बड़े से नाव को लेकर वहां आ जाती है और उस नाव को रोड्स चला रहा होता है। और रोड्स को देखने से ऐसा लग रहा होता है कि उसे अभी अभी एक बिजली का बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। इसके बाद हमें पता चलता है कि लूफी ने लोकी के साथ में एक डील की होती है। अगर लूफी महल से उसके हथकड़ियों की चाबी ले आया तो वो लूफी को साइंस के बारे में सब कुछ सच सच बता देगा।
पर जोरो को लगता है कि लोकी झूठ बोल रहा है। जोरो की बातों को सुनने के बाद लूफी उससे कहता है, अगर लोकी मुझसे झूठ बोलता है तो वो उसका पीट पीट कर मुरब्बा बना देगा। दूसरी तरफ नामी इन लोगों के साथ इसीलिए आई होती है क्योंकि उसकी नज़र महल के खजाने पर होती है। इसके बाद हम अंडरवर्ल्ड का सीन देखते हैं। वही दोनों नकाबपोश लोग लोकी के पास पहुंच जाते हैं। ये दोनों वर्ल्ड गवर्नमेंट के सबसे खतरनाक सिपाही गॉड्स ऑफ नाइट्स के मेंबर होते हैं। इनमें से जो एक लड़की होती है उसका नाम गुनको होता है। वो लोकी को सेलेस्टियल ड्रैगन की तरफ से गॉड्स नाइट्स में शामिल होने का ऑफर देते हैं, पर लोकी उन दोनों को साफ साफ मना कर देता है। उन दोनों नकाबपोश लोगों के ऑफर को ठुकराने के बाद लोकी उनसे कहता है, तुम लोग चाहते हो कि मैं उन सेलेस्टियल ड्रैगन्स के चाटने वाले गॉड्स नाइट्स में शामिल हो जाऊं? इतना कहने के बाद लोकी अपने जायंट वुल्फ को उन दोनों पर हमला करने का हुक्म देता है, लेकिन उनको बहुत ही ताकतवर होती है। वो अपने कपड़े जैसे बैंडेजेस को खोलती है और उस जायंट वुल्फ को हवा में लटका देती है और उसे आसानी से काबू में कर लेती है। अपने जायंट वुल्फ को इतनी तकलीफ में देखकर लोकी बहुत निराश होता है। लोकी को देखने के बाद उस साइंस जैसा दिखने वाला आदमी लोकी से कहता है, अगर तुम गॉड्स नाइट्स में शामिल हो जाते हो तो मैं इस जायंट वुल्फ को छोड़ दूंगा। लेकिन लोकी रोने या भीख मांगने की बजाय गुस्से से कहता है कि जायंट वुल्फ, तुम एक वॉरियर हो और तुम्हें एक वॉरियर जैसी ही मौत मिलनी चाहिए। इतना कहने के बाद लोकी दुख और नफरत को अपने अंदर समेटते हुए कहता है कि वो इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। क्योंकि इस खौफनाक इरादे के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।